वेलकम टू इकोशाला दोस्तों। आज की वीडियो इंडियन इको के नाम। यस, गुड मॉर्निंग पीपल, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है इकोशाला। जी हाँ, इकोनॉमिक्स की पाठशाला। दोस्तों आज की वीडियो जो हम लेके आ रहे हैं वो है इंडियन इकोनॉमिक्स के ऊपर। इंडियन इकोनॉमिक्स मुझे पता है याद करने में बहुत प्रॉब्लम करता है, तो भाई घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में आपको इनकम मेथड की वीडियो दी थी और अब मैंने आपको टाइम दिया है कि आप इनकम मेथड के सफिशिएंट क्वेश्चन कर लो। उस बीच में मैंने आपको इंडियन इको कराने का फैसला किया है कि अब हम आप थोड़ा सा एक का थोड़ा सा रिवीजन इंडियन इको का कर लेते हैं बीच में। तो बेटा आज मैं जो इंडियन इको में आपको चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ वो है चैप्टर नंबर 3। हमारा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 3, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बेटा चैप्टर का नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। बहुत बढ़िया चैप्टर है दोस्तों, मजा आने वाला है सर, बिल्कुल जुड़े रहिए लास्ट तक। आज हम इस चैप्टर को का पार्ट 1 खत्म करने वाले हैं। मैंने इस चैप्टर को कम से कम 5 पार्ट में डिवाइड करा है। 5 वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करा दूंगा और जुड़े रहिएगा। सर रटवा दोगे बेटा 101%। कैसे सर? समझा के रटवाऊंगा, सिर्फ प्योर वैसे नहीं कि रट लो ना, पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट और फिर रटेंगे। ठीक है जी, मजा आने वाला है, जुड़े रहिए लास्ट तक। चलिए बेटा बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारे चैप्टर का नाम है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बेटा चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं कुछ इसकी बेसिक बातें करना चाहूंगा। एज यूजुअल मैं हमेशा करता हूं, पहले चैप्टर का बेस बनाएंगे, उसके बाद हम चैप्टर को कवर अप करेंगे। बेटे जो चैप्टर है एलपीजी, अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। एलपीजी तो है ही है बट दिस इज रिलेटेड विद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बेटा व्हाट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इनकी जरूरत क्यों पड़ी थी, तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 में। 1991 में उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे फाइनेंस मिनिस्टर? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्हीं की देन थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बेटा अगर मैं 1991 की बात करूं ना, 1991 से पहले, इट मींस इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले हमारे इंडिया की हालत थी बहुत ज्यादा बेकार सर, बहुत ज्यादा बेकार। मैं आपको बताऊं, मतलब इतनी भी हालत नहीं थी कि हम लोग इंपोर्ट कर पाए। हम लोग बाहर से जो लोन लिया था ना, लोन उसकी पेमेंट के लिए पता है कितना कितना मात्र 2 हफ्ते का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर हमने बाहर से लोन लिया तो पैसा किस में जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज में। ठीक है जी, और हमारे पास सिर्फ मात्र और मात्र 2 हफ्ते का पैसा बचा था कि हम उनकी पेमेंट कर रहे। पढ़ाऊंगा भी मैं सारी बातें आपको, अभी तो मैं बस जस्ट बता रहा हूँ ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। उस पर भी नहीं आया, उससे भी पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी। बेटा हम लोग कर्जे में डूबे हुए थे, ठीक है जी, पैसा था नहीं, ठीक है जी, पीएसयूज लॉस मेकिंग थे। तो बेसिकली इस वजह से हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करना पड़ा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोले तो एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। इसकी बात तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है हमें इन पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है बेटा, आ जाओ। तो सबसे पहले आज का जो पहला क्वेश्चन है ना बेटा, वो यही है, क्या? रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म। 6 मार्क्स का आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा आएगा कैसे, ये भी बताऊंगा व्हाट आर द रूट कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है जी, कि क्या कारण रहे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण क्या रहे, इसको ना याद करने की टेक्निक है, पर पहले मैं समझाऊंगा। चलो एक बार आपको इसका कोड दिखा देता हूँ। कोड क्या है ये देखो बेटा, मैं ना हर एक क्वेश्चन को आपको कहीं ना कहीं कोड से लिंक कराऊंगा। इसका जो कोड है वो है हाई फाई पेन ड्राइव। क्या है बेटा इसका कोड? हाई फाई पेन ड्राइव। बहुत कॉमन कोड है, जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं उनसे तुम देखना, पूछना कभी, वही बता देंगे। हाई फाई पेन ड्राइव। क्या है बेटा? हाई फाई पेन ड्राइव। क्या? हाई फाई पेन ड्राइव। बस क्वेश्चन खत्म, आ जाओ फटाफट। हाई फाई पेन ड्राइव से क्या होता है बेटा? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म। यस पीपल, पे अटेंशन हियर। यस यस यस, इधर इधर। हाँ, रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण क्या रहे, ऐसे कौन सी परिस्थितियां उस टाइम पे उत्पन्न हुई, हमारे सामने आई कि भैया हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करना पड़ा। ऐसी कौन से रीजंस रहे, क्या सिचुएशन राइज हो गई, ऐसी क्या रूट कॉजेस थे। तो बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में आए। वो क्यों आए? वो बेसिकली क्यूमुलेटिव इफेक्ट थे बहुत सारे रीजन के, जिसके अंदर मैंने आपको बताया क्या, हाई फाई पेन ड्राइव। कोड क्या है? हाई फाई पेन ड्राइव। हाई फाई पेन ड्राइव। हम कोड से चलेंगे H4। बेटा H4 आता है ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। क्या आता है H4? ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। हमारे ऊपर उधारी बहुत ज्यादा हो गई थी। यस पीपल, क्या कह रहे हैं? हमारे ऊपर उधारी बहुत ज्यादा हो गई थी, मतलब हमारे खर्चे इतने ज्यादा थे कि हमारी खुद की आमदनी इतनी नहीं थी कि हम खर्चों को मीट करा सकें। उसको पूरा करने के लिए हमें उधार लेना पड़ा और उधारी हो गई बहुत ज्यादा। हमारे ऊपर उधारी का बर्डन बहुत ज्यादा था। क्या कह रहा है? एक्सपेंडिचर जो था ना सरकार का, वाज मच हायर देन द रेवेन्यू।
एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट हैड टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक्स, पब्लिक एंड फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF, ठीक है जी, उस टाइम का IBRD, ठीक है जी। तो पहला H4 क्या आ गया, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। फिर I4 क्या आता है, नेक्स्ट I4 क्या आता है बेटा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। यस पीपल, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। बेटा इन्फ्लेशनरी प्रेशर पता है क्या होता है, आम चीजों की कीमतों में वृद्धि, एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस में राइज होना, राइज इन जनरल प्राइस लेवल, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, ठीक है जी, राइज इन जनरल प्राइस लेवल। बेटा जब जनरल प्राइस लेवल हमारे राइज होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। कि हमारे जो आम खाने पीने की डेली रोजमर्रा की चीजें हैं उनकी उनकी जो प्राइस है वो इंक्रीज होते जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन अपने पीक पर था, शॉर्टेज थी एसेंशियल गुड्स की, जिस वजह से इन्फ्लेशन हुआ था। शॉर्टेज क्यों थी, क्योंकि हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हम सेल्फ सफिशिएंट तो थे ही नहीं। हम लोग क्या थे बेटा, सेल्फ सफिशिएंट थे ही नहीं, बाहर वाली कंट्रीज पे डिपेंड थे, पैसा था नहीं इंपोर्ट करने के लिए, तो शॉर्टेज हो गई, शॉर्टेज हो जाती है तो किस चीज के प्राइस बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ गए, हो गया इन्फ्लेशन। समझ, रटना कुछ नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, जुड़े रहना लास्ट तक, बार बार बोल रहा हूँ, आज इस चैप्टर को खत्म करके ही उठना है, टारगेट है। चैप्टर बोले तो ये जो मेरा एपिसोड है, वीडियो इसकी नंबर 1, ठीक है जी। हाई फाई पेन ड्राइव में हाई हो गया। H4 ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट क्यों था, क्यों, हमारे खर्चे हमारी आमदनी से ज्यादा थे। I4 इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्यों था, क्योंकि चीजों की शॉर्टेज हो गई थी, शॉर्टेज हो गई थी तो प्राइस बढ़ गए थे, प्राइस बढ़ गया तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आ जाओ आगे बेटा। F4 फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। F4 क्या आ गया, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व फॉल हो गया था, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बचा ही नहीं था। कहते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व था ना बेटा, वो लोएस्ट लेवल पे पहुंच गया था। क्यों चाहिए होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बेटा किसी भी कंट्री के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत जरूरी होता है। क्यों होता है, क्योंकि लेट अस सपोज अगर हमारी कंट्री बाहर से उधार लेती है तो उसकी रीपेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। रीपेमेंट की अब ट्रंप साहब को तुम देने लगो रुपए, मानेंगे, कहेंगे चल बेटा उगले हैं, क्या क्या है, हमें नहीं चाहिए रुपया, क्या चाहिए अपने को डॉलर मांगता है, क्या मांगता है अपने को, डॉलर। भैया ट्रंप साहब को चाहिए डॉलर, और तुम्हारे पे डॉलर होना भी तो चाहिए देने के लिए, है? तो और तुम पे डॉलर कब होगा, जब तुम पे फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होगा। तो इस वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा कम, ठीक है जी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिर चुका था अपने लोवेस्ट लेवल पे। और सुनो मजे की बात, क्या था, इतना था कि हम जो इंपोर्ट कर सकते थे ना, वो 2 हफ्तों से ज्यादा का नहीं कर सकते थे, और इंटरेस्ट पे करने के लिए हमारे पास कोई पैसा था नहीं, ठीक है जी। ये आ गया फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 2 पॉइंट, सारे याद करा दूंगा अभी दोबारा रिवीजन में, एक बार समझ लो, याद कराना मेरा काम है। एक बार पहले सारा कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट बेटा देखो, आंख बंद करके रटोगे ना कोई फायदा नहीं है, पहले समझो और फिर रटो, समझ के याद करने वाले हैं, ठीक है सर, ओके। क्या आ गया, H4 क्या आ गया, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, मतलब हमारे पर उधारी बहुत ज्यादा थी। क्यों थी उधारी हमारे पर बहुत ज्यादा, क्योंकि बेटा हमारे खर्चे ज्यादा थे, आमदनी कम थी। इन्फ्लेशनरी प्रेशर बोले तो एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस में राइज होना, क्यों, क्योंकि उनकी शॉर्टेज थी। थर्ड क्या आ गया, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसके अंदर कितने पॉइंट याद रखने हैं, 2। पहला पॉइंट क्या, हम जो इंपोर्ट कर सकते थे मात्र 2 वीक्स का। सेकंड पॉइंट इज दिस, क्या कि हम जो इंटरेस्ट की रीपेमेंट कर रहे थे इंटरनेशनल लेंडर्स को, उसके लिए हमारे पास पैसे ही नहीं थे, ठीक है जी। फिर I4 इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, I4 इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, यस पीपल, I4 इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट बोले तो बेटा इसके अंदर आएंगे 3 पॉइंट। क्या आएंगे 3 पॉइंट, पहला पॉइंट, सरकार के पास अपनी आमदनी को जनरेट करने का कोई सफिशिएंट सोर्स नहीं था। भाई ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट हमारा प्रॉपर नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि हमारे पास कोई इंटरनल सोर्स ही नहीं था जहां से हम पैसा कमा पाए। हमारे खर्चे हमारी आमदनी से ज्यादा थे, एक्सपेंडिचर क्या थे हमारे, एक्सीड कर रहे थे रेवेन्यू से। बेटा कीवर्ड्स आने चाहिए आपके आंसर में, पहले बता दूं, अगर कीवर्ड्स आएंगे तो मार्क्स मिलेंगे, कीवर्ड्स नहीं आएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर कितना मर्जी कहते रह जाना कि सर मार्क्स नहीं आया, ये कीवर्ड्स आपके आंसर्स में चाहिए हर हाल में, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है जी। और एट द टाइम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कहते हैं बेटा हम जितना भी उधार लेते थे, पता है हम किस में खर्च करते थे, अपनी कंजम्पशन नीड्स को पूरा करने में। अरे मोरी मैया क्या, अरे भैया एक बात बताओ मुझे, कोई भी बंदा उधार लेके घर चलाता है क्या, है? और हम क्या कर रहे थे उस टाइम पे, उधार लेके घर चला रहे थे, भारत उधार पे चला रहे थे। भाई उधारी क्यों ली जाती है, कभी कोई आपातकाल स्थिति आ गई, इमरजेंसी आ गई तो उधारी ली जाती है, और यहाँ हम क्या कर रहे थे, उधारी लेके घर चला रहे थे। तो ये मैनेजमेंट कैसा था हमारा, इनएफिशिएंट, बिल्कुल इनएफिशिएंट, ठीक है जी। पहला क्या आ गया, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है जी। फिर हाई-फाई हो गया ना, P4 पुअर परफॉर्मेंस ऑफ PSU बोले तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोले तो ऐसी अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऐसी अंडरटेकिंग होती है भैया
जिस जो सरकारी कंपनियां होती हैं, पीएसयू होती हैं, ठीक है जी, वो ज्यादातर क्या थी, वो लॉस मेकिंग, ज्यादातर पीएसयू क्या थी, लॉस मेकिंग, पुअर परफॉर्मेंस थी उनकी पीएसयू की। कैसे कहते हैं, अगर आप कुछ कुछ पीएसयू को छोड़ दो ना, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। क्या थी, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग। ठीक है जी, ह्यूज लॉस हो रहा था, क्या हो रहा था, ह्यूज लॉस। ठीक है जी, ज्यादातर पीएसयू क्या थी, लॉस लॉस मेकिंग थी। चलो जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, हाई फाई पेन ड्राइव, डी फॉर डेफिसिट इन बीओपी। डेफिसिट इन बीओपी बोले तो बीओपी में घाटा। बेटा बीओपी समझने वाली चीज है, देखो मैं समझा देता हूँ इसको, है क्या ये बला। पहले बीओपी समझो, समझना बेटा अच्छे से। बीओपी पता है क्या होता है, वैसे ना मैं आपको एक बात बता दूं, बीओपी पढ़ना हो तो वीडियो डली हुई है, वीडियो डली हुई है, पूरी बीओपी की वीडियो देख सकते हो, आपका चैप्टर है अभी के अभी निपटा सकते हो। मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप उसकी वीडियो देख भी सकते हो बीओपी की। बेटा समझना मेरी बात, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट ना एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है। अच्छा सर, हाँ बेटा। क्या प्रोवाइड करती है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। किसका, सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। जो कि किस किस के बीच में हो रही है, रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब बोले तो भारत को छोड़ के पूरा संसार, मतलब हमारे यहाँ के किसी बंदे के बीच में ये, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में अगर कोई भी लेन देन हो रहा है, उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड रखने वाला जो एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है ना, पूरी कंट्री की एक बनती है ये खाता, पूरी कंट्री का एक अकाउंट बनता है ये, उस अकाउंट को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बेटा मैं आपको बताऊं होता क्या है, इसके अंदर डेबिट साइड भी होती है और इसके अंदर क्रेडिट साइड भी होती है। क्या होती है, इसके अंदर डेबिट साइड भी होती है और इसके अंदर क्या होती है, क्रेडिट साइड भी होती है। या ऐसा होता है बीओपी। फॉर द टाइमिंग मान लो इसके दो अकाउंट भी होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वो मैंने चैप्टर में बता रखे हैं। डिटेल में होना हो देखना हो वहां देख लो, अभी मैं आपको यहाँ से रेलिवेंट जो चीजें वो बता रहा हूँ। ये एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट ही होता है, जैसे अकाउंट्स में होते हैं। सारी इनकम क्रेडिट साइड आती है, यानी बाहर से कोई भी फॉरेन एक्सचेंज आएगी तो क्रेडिट, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से जाएगी तो डेबिट। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। क्रेडिट होती है सारी आमदनी और डेबिट होते हैं सारा जो हमारा आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का। तो बेटा हमारा बीओपी उस टाइम पे डेफिसिट था। डेफिसिट का मतलब डेबिट साइड ज्यादा थी, क्रेडिट साइड कम थी, जा ज्यादा रहा था, आ कम रहा था। समझ रहे हो, ये दिक्कत थी हमारे बीओपी में। क्यों, क्योंकि इंपोर्ट हम लोगों का ज्यादा था और एक्सपोर्ट हम लोगों का कम था। तो जो बैलेंस बच रहा था डेट इज डेबिट बैलेंस। इसे क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस, याद रखना। बोले तो लॉस। ठीक है जी, लॉस। सर क्रेडिट साइड आ रहा है, बेटा क्रेडिट साइड जरूर आ रहा है बट बैलेंस डेबिट है। ठीक है जी, इधर का बैलेंस है ये। ठीक है जी, लॉस। बोलो बात समझ आ रही है ना। तो ये वाली कहानी थी, क्या डेफिसिट था कहां पे, बीओपी में। बेटा ये मैंने आपको 6 हेडिंग तो करा दी। सर एक बार और, बेटा एक बार नहीं, मैं आपको याद कराऊंगा ये अच्छे से। आ जाओ फटाफट। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या पढ़ रहे हैं, रीजंस। रीजंस किसके, फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बेटा लास्ट तक जुड़े रहना, याद हो जाएगा ये सारा आज, ये मेरी गारंटी है। रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, हाई फाई पेन ड्राइव, यस पीपल, हाई फाई पेन ड्राइव, बहुत बढ़िया। एच फॉर क्या है, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। ह्यूज बर्डन ऑफ डेट बोले तो क्या, एक्सपेंडिचर आमदनी से ज्यादा। इतनी बात याद रखनी है इसमें बस। क्या लिखा है ह्यूज बर्डन ऑफ डेट में, कि भैया हमारे खर्चे हमारी आमदनी से बहुत ज्यादा थे, इस वजह से हमें उधार लेना पड़ता था। अपनी लैंग्वेज में लिखो, लिखो सर कोई दिक्कत नहीं है, कीवर्ड्स आ जाना चाहिए, क्या खर्चे आमदनी से ज्यादा। समझ आ रही है बात, बस इतनी बात ध्यान रखना। ओके ठीक है जी, चलो आगे। उसके बाद इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर बोले तो क्यों, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज की शॉर्टेज थी। एसेंशियल कमोडिटीज की क्या थी, शॉर्टेज, जिसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, प्राइस लेवल राइज हो गए। ओके, क्या हो गए, प्राइस लेवल राइज हो गए, बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व।
कितना कम, 2 पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो इंपोर्ट कितना, मात्र 2 वीक का कर सकते थे। इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए पैसा ही नहीं बचा था, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए नो मनी, नो मनी, जी हाँ नो मनी, पैसा ही नहीं बचा था। I4, फिर I4 क्या आ गया था? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। I4 आ गया था, मैं बेटा इसको नीचे की साइड लिखूंगा, ध्यान देना, इधर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इसके अंदर कितने पॉइंट थे? 3 पॉइंट। कौन कौन से? खर्चा आमदनी से ज्यादा, इंटरनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू था नहीं, इंटरनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू कोई था नहीं, और मजे की बात, जितना भी बोरो कर रहे थे, वही अरीमोरी मैया वाला पॉइंट, जितना भी बोरो कर रहे थे वो किस में यूज हो रहा था? वो यूज हो रहा था कंजम्पशन नीड्स को पूरा करने में। ओ किस में यूज हो रहा था? कंजम्पशन नीड्स को पूरा करने में। ठीक है जी। P4, फिर P4 क्या आ गया? पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू बोले तो ज्यादातर पीएसयू क्या थी? लॉस मेकिंग। और D4 डेफिसिट इन बीओपी, यानी फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो ज्यादा था, इनफ्लो कम था। आउटफ्लो यानी बाहर ज्यादा जा रही थी और हमारी कंट्री में कम आ रही थी, और बीओपी यही तो बताता है कितना आउटफ्लो कितने इनफ्लो हुआ। ठीक है जी। आई बटन में उसकी वीडियो डाल रहा हूं, देख लीजिएगा। बोलो क्लियर है ना? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? बेटा ये था आपका पहला क्वेश्चन, पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का 6 मार्क्स के लिए। कोड याद हो जाना चाहिए, हाई फाई पेन ड्राइव। आज से कोई पूछे ना, अरे रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, मुंह से छूटते ही निकलना चाहिए हाई फाई पेन ड्राइव। क्या? हाई फाई पेन ड्राइव। ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू, डेफिसिट इन बीओपी। फिर से बोलो एक बार, क्या क्या है? हाई फाई पेन ड्राइव, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू, डेफिसिट इन बीओपी। ठीक है जी। हाई फाई पेन ड्राइव। चलो जी, बहुत बढ़िया सर, इतना तो याद हो गया। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट क्या आता है इसके बाद हमारा। अब बेटा हुआ क्या समझना। अब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण तो देख लिए, सारी बातें समझ आ गई। अब हमें यह समझ आ गया था भाई हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा हर हाल में। नो इफ नो बट, आपको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म ही एक ऐसा रास्ता है, जैसे आजकल कोरोना से बचने का एक ही रास्ता नजर आ रहा है, लॉकडाउन। ठीक है जी, लॉकडाउन। वैसे ही उस टाइम पे इकोनॉमिक रिफॉर्म से बचने का एक ही सॉरी अपना ये जो हमारे क्राइसिस थे इनसे बचने का एक ही रास्ता था, वो क्या था हमारा? एलपीजी पॉलिसीज को अडॉप्ट करना। बेटा क्या कहते हैं? टू कॉम्बाट, अगर आपको इस क्राइसिस से बचना था, ठीक है, तो आपने क्या करा बेटा? आपने, हमें लोन की जरूरत थी, किससे? आईबीआरडी। अब इसके बारे में एक बात बताऊंगा, जो जिसको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, और आईएमएफ, बेसिकली दो ही संस्थाएं हैं। बेटा इसके पता है बोर्ड का क्वेश्चन आया इस बार, 1 मार्क का बोर्ड का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट बात। वो ये डेप्थ स्टडी नहीं करते ना, मारे जाते हैं बच्चे। बोर्ड वालों ने पूछा आईबीआरडी की फुल फॉर्म, और उन्होंने बोला आईबीआरडी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड, डी से उन्होंने कुछ और नाम रख दिया, रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट की जगह डी से उन्होंने कुछ और नाम दिया था, या आर से या डी से उन्होंने कुछ और नाम दिया था, यानी इसकी फुल फॉर्म में चेंज करा था। अब जिस बच्चे ने डेप्थ में नहीं पढ़ा उसने सिर्फ देखा इंटरनेशनल बैंक और लगा दिया ट्रू, बल्कि उसका आंसर आना था फॉल्स, क्योंकि उसमें आर से कुछ और दे रखा था या फिर डी से कुछ और दे रखा था। चेक करना, बोर्ड के पेपर में एक 1 मार्क का क्वेश्चन था इस बार। ठीक है जी। और बच्चे मतलब बहुत सारे गलत करके आए, हालांकि टच वुड मेरे बच्चे सारे सही करके आए इस क्वेश्चन को। बेटा डेप्थ में स्टडी चाहिए, देखो बार बार बोल रहा हूं मैं। ठीक है जी, बहुत बहुत टू द पॉइंट आंसर चाहिए आपके। क्या बोल रहे हैं? आईबीआरडी का दूसरा नाम क्या था? वर्ल्ड बैंक। और हो सकता है अगली बार ये दे दे आईबीआरडी का दूसरा नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है जी, और एक आईएमएफ। तो हमने आईएमएफ और उस टाइम के आईबीआरडी से उस फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए क्या लिया? उधार लिया। कितने का? $7 बिलियन का, $7 बिलियन का उधार। कितने का उधार लिया? $7 बिलियन का उधार। हाँ जी, कितना उधार लिया हमने? $7 बिलियन का उधार। ओके ठीक है, सिंपल सी बात याद रखनी है, $7 बिलियन का उधार लिया। अब उन्होंने, लेकिन हमने उधार तो लेने के लिए रखी बात, उधार दिया, उन्होंने रखी थी शर्तें। कितनी शर्तें? 3 शर्तें। उन्होंने कहा सुनो भैया हमारी पहले पूरी बात। हमने कहा बताओ जी। अब आपको याद होगा आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, हमारी सरकार ने एसएसआई को प्रेफरेंस दे दी थी। हमारी सरकार ने बोल रखा था कोई भी नया काम करोगे लाइसेंस लेना है, पुराने काम को एक्सपेंड करोगे तो लाइसेंस लेना है, हाँ बैकवर्ड एरिया में काम करोगे तो लाइसेंस इजीली मिल जाएगा। लगाई थी ना वो रिस्ट्रिक्शंस, लगाई थी ना। उन्होंने क्या बोला? अबे ढोक लो, हम तुम्हें पैसा देंगे और तुम हमारी कंपनियों को भारत में आने भी नहीं दोगे, और आएंगी तो उनके लाइसेंस मांगोगे हैं।
पहले तो ना ये जो तुमने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी ना इतनी सारी प्राइवेट सेक्टर पे, हटाओ इसे हटाओ तुरंत, अत्यंत तुरंत, अभी के अभी, राइट नाउ इसे हटाओ, तब हम तुम्हें पैसा देंगे। क्यों भैया, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? हमारी कंपनियां भारत में आए, व्यापार करें, और तुमने उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, तुमने इतने सारे टैक्सेस पे रखे हैं, तुमने सरकारी कंपनियां बढ़ा रखी हैं, प्राइवेट सेक्टर को तुमने रोक रखा है, हर चीज के लिए लाइसेंस लाइसेंस लाइसेंस, नहीं चलेगा, खत्म करो इस खेल को, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सरकार का रोल कम करो, ये जो पीएसयू पीएसयू हर जगह लगा रखा है ना तुमने, इसे खत्म करो, बिल्कुल राइट नाउ, अभी के अभी, ठीक है जी, खत्म करो। और तीसरी बात, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हटाओ। ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस बोलते तो हमारी सरकार ने क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या होती है कि भैया इतने से ज्यादा का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, वो सब हटाओ। ग्लोबलाइजेशन, बेसिकली ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है जी, समझ रहे हो ना? अगर आप ध्यान से देखो ना, दिस इज प्राइवेटाइजेशन, दिस इज लिबरलाइजेशन एंड दिस इज ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों एलपीजी हैं बेसिकली, उन्होंने यहीं पे कंडीशन में रख दी हमारे सामने। उन्होंने क्यों क्यों रखी है कंडीशन? उन्होंने बोला भाई हमें ऐसा माहौल चाहिए जहां पे इक्वल कंपटीशन हो, हमारी फर्म आपके देश में आए तो उनको इक्वल कंपटीशन मिले। ऐसा नहीं हो तुम अपनी फर्म को तुमने एसएसआई खोल रखी है कि वो प्रोडक्ट है वो बनेंगे ही वहां पे, वो सब हटाओ, तब हम तुम्हें पैसा देंगे। और हमारी मजबूरी थी और हमें उनकी ये बातें माननी पड़ी। जी हाँ, ये तीनों कंडीशन हमने माननी पड़ी। क्या क्या कंडीशन थी? प्राइवेट सेक्टर से क्या हटाओ? रेस्ट्रिक्शंस हटाओ, सरकार का रोल कम करो, और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हटाओ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लास्ट तक जुड़ा, लास्ट में कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कराऊंगा। और मजे की बात बताऊं तुम्हें मैं, आज मैं तुम्हारे लेके आया हूं चैप्टर का चार्ट। पूरा चैप्टर एक चार्ट में कवर अप है, देख रहे हो? पूरा चैप्टर, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट में रिवीजन कराऊंगा, इससे जुड़े रहना लास्ट तक बिल्कुल। चलो ठीक है सर, ओके ओके। हाँ जी बेटा, ठीक है जी। उसके बाद क्या आ गया हमारा नेक्स्ट मुद्दा? अब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट कर ली, हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट कर ली, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हमने देखा बेटा, अब हमने जो अडॉप्ट करना उसके अंदर हमें तुरंत अभी हमारे को क्या थे? दो ऑब्जेक्टिव पूरे करने थे। एक ऑब्जेक्टिव तो था हमारा स्टेबलाइजेशन मेजर जो हम पूरा करना चाहते थे, और एक था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। बेटे स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है ना किसी चीज को स्थिर कर देना, कंट्रोल कर देना, स्टेबलाइज कर देना, नॉर्मल वे में ले आना, तो बस वही था। ये शॉर्ट टर्म गोल था, शॉर्ट टर्म गोल। यहाँ पे नोट रखना और याद रखना हमेशा, इसको क्या बोलते हैं बेटे? शॉर्ट टर्म, याद रखना शॉर्ट टर्म। ये वो बातें थी जो अभी की अभी, राइट नाउ, तुरंत करनी चाहती है सरकार के भैया, अभी हो जानी चाहिए। तो स्टेबलाइजेशन मेजर क्या क्या थे? हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 अडॉप्ट करी, वो कंडीशन एक्सेप्ट कर ली, पॉलिसी अडॉप्ट कर ली, लोन मिल गया $7 बिलियन का, कारण देख लिए। अब हम इस पॉलिसी के थ्रू करना क्या चाहते थे? हम एक तो चाहते थे कुछ बातें तो ऐसी जो अभी के अभी पॉलिसी अडॉप्ट करने के साथ तुरंत सही हो जाए। वो कौन कौन सी थी? पहली बात तो इन्फ्लेशन सही हो जाए। क्यों बेटा इन्फ्लेशन क्यों इतनी प्रायोरिटी? क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ है आम लोगों की जिंदगी से। क्योंकि अगर हमारी आम वस्तुओं की चीजें बढ़ती जाएंगी, एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस लेवल राइज होते रहेंगे, तो बेटा आम लोगों को बहुत दिक्कतें होंगी। पहली बात तो उसे कंट्रोल करा जाए, और वो भी अत्यंत शॉर्ट टर्म लेवल पे करा जाए। शॉर्ट टर्म गोल था हमारा स्टेबलाइजेशन मेजर। और बीओपी में डेफिसिट, क्योंकि बीओपी में डेफिसिट सही नहीं होगा ना, तो हम बाहर वालों का कर्जा नहीं चुका पाएंगे, और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग पाएगा, और हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और हमारे प्राइसेस बढ़ेंगे। बेसिकली ये इससे लिंक है। क्योंकि अगर बीओपी में डेफिसिट रहेगी तो फॉरेन एक्सचेंज नहीं रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज नहीं रहेगा तो आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, पेमेंट नहीं कर पाओगे तो कमोडिटीज को इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, और इंपोर्ट नहीं कर पाओगे तो भैया इन्फ्लेशन तो होगा ही होगा। तो ये तो ऐसी चीजें थी जो तुरंत के तुरंत सरकार सही करना चाहती थी अभी के अभी। क्या था ये? शॉर्ट टर्म मेजर। क्या बोलता हूं मैं इसको? शॉर्ट टर्म मेजर, शॉर्ट टर्म। और ये था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, एक स्ट्रक्चर ऐसा ले आना, स्ट्रक्चर ही बना देना ऐसा जो रिफॉर्म का बन जाए। मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार कर देना भैया कि अब ये हमारे रिफॉर्म्स की वजह से हमारे ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया। उसमें क्या क्या था? एक तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना, यानी कि हमारी यहाँ की जो फर्म्स हैं वो बाहर वाली फर्म्स के साथ कम्पीट कर पाए, बाहर वाली फर्म को कॉम्पिटिशन कर पाए, और ऐसा प्रोडक्ट बने जिसकी कॉस्ट कम हो, और कॉस्ट कम हो, क्वालिटी बेटर हो। ठीक है जी, कंपटीशन बढ़ाना और एफिशिएंसी बढ़ाना, जिससे कि काम कम टाइम में अच्छे से हो पाए। ये थे लॉन्ग टर्म। ये एकदम नहीं होने वाला, ये प्रैक्टिस से होता है, आपको पता है। एफिशिएंसी एकदम नहीं बढ़ती, आज काम की एफिशिएंसी बढ़ गई। दिस इज लॉन्ग टर्म और दिस इज शॉर्ट टर्म। वेरी 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 गुड। ठीक है जी, बोलो बात समझ आई या नहीं आई? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? यस पीपल। ठीक है जी, तो ये था हमारा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेजर। उसके बाद बेटा हमने क्या करा? उसके बाद हमारा आ गया लिबरलाइजेशन। अगर आप देखो ना ध्यान से, लिबरलाइजेशन क्या था? मैं आज इसका बस मीनिंग बताऊंगा लिबरलाइजेशन का। ये मेरा टॉपिक अगली क्लास का है, वैसे मैं आपको बताऊं। आज का मेरा टॉपिक है कि बस लिबरलाइजेशन का क्या बताने वाला हूं मैं, मीनिंग। सुनते रहो ध्यान से।
लिबरलाइजेशन का मतलब क्या, आजादी दे देना, आजादी कैसे दे देना, रिमूव करके किसको, एंट्री और ग्रोथ से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन। बेटा हमारी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, कौन सी रेस्ट्रिक्शंस, एंट्री और ग्रोथ पे उनकी रेस्ट्रिक्शन, कि उनकी हर जगह पे एंट्री बैन थी और उन्हें ग्रोथ करनी हो तो लाइसेंस लेना था। ठीक है जी, वो सारे रेस्ट्रिक्शन हटाओ। एंट्री और ग्रोथ से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन हटाने को ही क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। बोलो बात समझ आ रही है। आओ मैं फटाफट तुम्हें चार्ट से एक बार क्विक रिवीजन कराता हूं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। बेटा देखो जरा ध्यान से, बहुत बेहतरीन चार्ट है यार। मतलब आप देखो पूरा चैप्टर, पूरा कंप्लीट चैप्टर मात्र एक चार्ट में। सर सच में बेटा आपके सामने है, पिंकी प्रॉमिस। बेटा ये देखो पूरा पूरा चैप्टर, पूरा चैप्टर, पूरा चैप्टर। सर इसे पढ़ जाए काम बन गया। अरे बेटा 101%, 101% काम बन गया। ठीक है जी, पूरा चैप्टर है ये आपके सामने। चलो ओके आ जाओ। बेटा क्या कहते हैं, रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या आता है, हाई फाई पेन ड्राइव। क्या आता है बेटा, हाई फाई पेन ड्राइव। वही क्या, एच फॉर ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, आई फॉर इन्फ्लेशनरी प्रेशर, फिर एफ फॉर फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फिर आई फॉर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, पी फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू और डी फॉर डेफिसिट इन बीओपी। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन, रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, समझ आ गया सर, याद हो गया पक्के से। देखो खुद सोचो, पहला रीजन हाई फाई पेन ड्राइव, हाई फाई पेन ड्राइव, हाई फाई पेन ड्राइव। उसके बाद हाई फाई पेन ड्राइव, $7 बिलियन का उधार, 3 शर्तें और 2 ऑब्जेक्टिव। ऐसे याद रखना है, बस इतनी सी बात याद रखनी, खत्म। आज की वीडियो में इतनी बात पढ़ी हमने, क्या, रीजंस, $7 बिलियन का उधार, ठीक है जी, 3 कंडीशन और 2 ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव, इतनी सी बात पड़ी है। क्या क्या आ गया, सबसे पहले रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या आ गया, हाई फाई पेन ड्राइव, हाई फाई पेन ड्राइव, हाई फाई पेन ड्राइव। तो ये पूछ रहे हैं रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो बोलना हाई फाई पेन ड्राइव। ठीक है जी। उसके बाद अगला मुद्दा क्या आ गया इसके अंदर हमारा, हाई फाई पेन ड्राइव के बाद $7 बिलियन का उधार, ये लो $7 बिलियन का उधार। किससे लिया, आईबीआरडी से और आईएमएफ से। आईबीआरडी बोले तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आज की डेट में क्या बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक। क्या बोला जाता है आज की डेट में, वर्ल्ड बैंक। ठीक है जी, $7 बिलियन का उधार लिया। उसके बाद क्या करा, उसके बाद 3 कंडीशन लगा दी इन्होंने हमारे पे, क्या, प्राइवेट सेक्टर से रेस्ट्रिक्शन हटाओ, सरकार का रोल कम करो और ट्रेड रेस्ट्रिक्शन हटाओ। वही एलपीजी वाली, क्या क्या, प्राइवेट सेक्टर से रेस्ट्रिक्शन हटाओ, सरकार का रोल कम करो, पीएसयू के रूप में जो सरकार का रोल बढ़ा हुआ है उसे कम करो, और ट्रेड बैरियर्स हटाओ, ट्रेड बैरियर्स हटाओ। चलो जी बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट मुद्दा क्या है, नेक्स्ट मुद्दा अगर आप देखो तो हमारा क्या आ गया था, 2 ऑब्जेक्टिव। 2 ऑब्जेक्टिव कौन से थे हमारे, ये थे, क्या, स्टेबलाइजेशन मेजर, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। स्टेबलाइजेशन मेजर बोले तो शॉर्ट टर्म और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बोले तो लॉन्ग टर्म। स्टेबलाइजेशन में क्या था, एक तो बीओपी की वीकनेस कम करना, दूसरा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में क्या था, एफिशिएंसी बढ़ाना और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन बढ़ा। अरे सर मजा आ गया, तो चैप्टर सब कुछ है इस चार्ट में, तेरे बेटा देखते रहो, रट जाएगा रट जाएगा। उसका लिबरलाइजेशन पढ़ाया, क्या आ गया, रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, एंट्री और ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर से जो एंट्री और ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है उसको हटा देने को क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। सर याद हो गया इतना, आ जाओ बेटा क्विक रिवीजन दे दूं एक बार। क्या, सबसे पहले क्या, हाई फाई पेन ड्राइव, हाई फाई पेन ड्राइव, $7 बिलियन का उधार, 3 शर्तें, 2 ऑब्जेक्टिव, खत्म। क्या क्या, हाई फाई पेन ड्राइव, $7 बिलियन का उधार, 3 शर्तें, 2 ऑब्जेक्टिव। हाई फाई पेन ड्राइव बोले तो ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, इन्फ्लेशन प्रेशर, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू, डेफिसिट इन बीओपी। $7 बिलियन का उधार किससे लिया, 2 लोगों से, आईबीआरडी और आईएमएफ। आईबीआरडी को आज क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक। उसके बाद 3 शर्तें क्या हो गई, प्राइवेट सेक्टर से रेस्ट्रिक्शन हटाओ, सरकार का रोल कम करो, ट्रेड बैरियर्स हटाओ। 2 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से आएगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर और स्टेबलाइजेशन मेजर। स्टेबलाइजेशन मेजर बोलते हो शॉर्ट टर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बोले तो लॉन्ग टर्म। स्टेबलाइजेशन मेजर में क्या आ गया, स्टेबलाइजेशन मेजर बोले तो 2 बातें, बीओपी में डेफिसिट कम हो जाए और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए, दोनों लिंक है आपस में। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बोले तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाए और एफिशिएंसी बढ़ जाए। बहुत बढ़िया। लिबरलाइजेशन का मतलब आ गया क्या, ग्रोथ और एंट्री से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन हटा देना, किस पर से, प्राइवेट सेक्टर से। इतना ही पढ़ा है बेटा आज, इतना ही पढ़ा है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लिबरलाइजेशन पूरा पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। और सुनहरा सा चार्ट आप लोगों के लिए बेटा, इस चार्ट से हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेटा जुड़े रहिए, जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए, बहुत बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, और इकोनॉमिक्स लाइक नेवर बिफोर, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। 101%, 101%। दिस इज नॉट थ्योरिटिकल सब्जेक्ट एट ऑल, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हम इसको बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं बेटा,
सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए बेटा। प्लीज 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 आप लोगों के कमेंट बॉक्स को भर दो बेटा, अपने कमेंट से भर दो उसको। कैसी लगी वीडियो बताओ, क्योंकि आपके रिव्यूज बहुत जरूरी हैं। याद हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी बताओ। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊं जो आपको अर्जेंट में चाहिए हो। प्लीज 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 आप मेरा साथ देंगे तो बेटा मेरे को और वीडियो बनाने में हेल्प मिलेगी, और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। शेयरिंग इज केयरिंग गाइस, शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करते रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका शेयर ही मेरी मोटिवेशन है, आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरी मोटिवेशन है, आपका लाइक ही मेरी मोटिवेशन है। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कब, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होप सो मैं पहले एक्सपेंडिचर मेथड पे लाऊंगा, क्योंकि तब तक आप इनकम मेथड पूरा कर लेंगे, मेरी आपसे ये उम्मीद रहेगी। ठीक है जी, वीडियो को शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय।